जे बॉस न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं महाराष्ट्र की समस्या को लेकर। महाराष्ट्र की समस्या क्या है, ये पूरे देश भर के लिए एक नसीहत है, देश के लिए पूरी एक मिसाल के रूप में ये काम आने वाली है। हम सबको याद है कि इससे पहले मुंबई केस एक हुआ था जो ऐतिहासिक रूप से माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो फैसला दिया था वो आज तक मान्य है। इसी तरह से ये केस भी होने जा रहा है। आइए अब पूरी विस्तार से बात करें। सबसे पहले चलते हैं पूरब की ओर। गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अब 40 विधायक हैं कि 45 हैं कि 35 हैं कि 30 हैं, ये एकनाथ शिंदे जानते होंगे या उनके साथ जो रणनीतिकार हैं वो जानते होंगे, या फिर खुद जो है बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जानते होंगे। बहरहाल जो भी है, शिवसेना के अंदर एक बहुत बड़ी टूट हुई है और बाला साहब ठाकरे की विरासत को जबरदस्त चुनौती मिली है। ये चुनौती यूं ही नहीं आती, इसमें कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, उन्होंने उकसाया होगा। इस वजह से जो विधायक शिव सैनिक हैं उन लोगों ने एकनाथ शिंदे को आगे किया और जो वीडियो वहां से जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि एकनाथ शिंदे नहीं, हम सब विधायकों ने मिल करके जो हमारी उपेक्षा हो रही थी उसके लिए हमने एकनाथ शिंदे को आगे किया है। हम स्वेच्छा से आए हैं ताकि एकनाथ शिंदे पर ये कोई आरोप न लगा सके कि उन्होंने विधायकों को जबरन पकड़ रखा है या फोर्सफुली उनको होटल में रख रखा है। ये तो बात हुई गुवाहाटी की। दूसरा जो चर्चा का जो स्थान है वो दिल्ली है, जहां अब मामला गियर अप हो रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के जो मौजूदा चाणक्यों में से एक हैं देवेंद्र फडणवीस अकेले दिल्ली आते हैं और पार्टी के शीर्षस्थ लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं। फडणवीस के इस कदम से यह संकेत मिल रहा है कि तो महाराष्ट्र भाजपा को अब पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि अगर अब सरकार बनाने के लिए चाल चली जाए तो उसके साथ वो नहीं होगा जो अब से करीबन 2.5 साल पहले अजित पवार को साथ लेने के कारण हुआ था। इसलिए अगर भाजपा आगे चलकर सरकार बनाने का प्रयास करती है तो शिव सैनिकों का वो समूह जो आज उद्धव ठाकरे से अलग है वो उनको साथ देगा ही देगा। हालात अगर बीजेपी के पक्ष में रहे या अभी गुवाहाटी में जो विधायक हैं शिवसेना के इनके पक्ष में आए तो उद्धव ठाकरे भी इनके साथ हो सकते हैं। कहा कुछ नहीं जा सकता है राजनीति में। तो बहरहाल दिल्ली अब कल परसों 2 दिन कम से कम इसका हॉटस्पॉट रहेगी। यहां से पता चलेगा कि गवर्नर जो खुद बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में है वो किस तरह से फ्लोर टेस्ट की व्यवस्था करेंगे, किस तरह से नई सरकार बनने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। ये अब गवर्नर हाउस की तरफ को जाता दिखाई दे रहा है। उधर जो असली ग्राउंड जीरो है वो मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी, यानी कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। वहां पर एक स्पॉट है जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है जिसका नाम है वर्षा। दूसरा उद्धव ठाकरे जो अभी मुख्यमंत्री हैं वहां पर उनका पैतृक आवास है जिसका नाम है मातोश्री। और तीसरा वहां से करीबन 20 किलोमीटर दूर रहने वाले एकनाथ शिंदे का आवास। ये 3 स्पॉट मुंबई में अब हॉटस्पॉट हैं। इनके चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, इनके चारों तरफ मीडिया का जमावड़ा हो रहा है, इनके चारों तरफ राजनीतिज्ञों की नजरें गड़ी हुई हैं। आने वाले 2-3 दिन बताएंगे कि अब इनमें से कौन सा स्पॉट जो है वो वास्तव में महाराष्ट्र का सत्ता का केंद्र होगा। अब इसी बीच में वहां विधानसभा में डिप्टी स्पीकर की बात है। डिप्टी स्पीकर ने कुछ इस तरह से मंशा जताई है, वो बात जो विधायक अभी गुवाहाटी में है उनके फेवर की नहीं लगती है। और दूसरी तरफ गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विधायकों ने
गवर्नर को भी पत्र लिखा है और डिप्टी स्पीकर को भी पत्र लिखा है। देखिए हालात क्या होते हैं। अब शुक्रवार का दिन क्या मूव करता है। इसी बीच में हम आपको कुछ याद दिलाएं कि ये पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट होते हैं, ये पब्लिक इसमें जरूर इन्वॉल्व होती है, भावनात्मक रूप से होती है। उसे लगता है कि जो राजनेता आज इस बात को कह रहा है कल भी वो उसी पर टिका रहेगा, लेकिन राजनीतिज्ञों का कोई भरोसा नहीं है। राजनीति में ये कहा जाता है कि न कोई पक्का दुश्मन है न पक्का कोई दोस्त। इसलिए शिवसेना जैसी पार्टी जो घोर हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती थी, वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में गठबंधन करती है और सरकार बनाती है। आज कुछ हलकों से ये बात भी निकल के आई कि उद्धव ठाकरे खुद चाहते थे कि महाराष्ट्र की जो ये सरकार है, अघाड़ी सरकार है, इससे जो है अलग हुआ जाए। यानी कि अब अगले 2-2.5 साल में उन्हें अपने मतदाताओं की चिंता करनी है। मतदाताओं के बीच में जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, क्या चेहरा दिखाएंगे। इसलिए वो चाहते थे कि जो है कांग्रेस और एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से पल्ला झाड़ा जाए, फिर से बीजेपी के तरफ आकर के वो 2-2.5 साल रिलैक्स हों, ताकि जब विधानसभा चुनाव सामने आते हैं तो उस समय जा करके वो कह सकें कि उन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने 2.5 साल बाद ही उस प्रयोग को तिलांजलि दे दी। उस प्रयोग के बदले में उन्होंने सत्ता का मोह त्यागते हुए पुराने और नैसर्गिक सहयोगी दल भाजपा के साथ फिर से हाथ मिलाया और आज वो फिर हिंदुत्व के करीब हैं। आज वोट मांगने आ रहे हैं तो हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए। आप सब इस बात से परिचित हैं कि हाल के 2-3 महीने में हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर के और अन्य बातों पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया मिल रही थी और उनके राइट हैंड संजय राउत ने जिस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, उससे यह स्पष्ट होने लगा था कि शिवसेना ने अब हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है। वो तथाकथित रूप से छद्म धर्मनिरपेक्ष हो चुकी है और उसके सामने अगर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है तो भी वो कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। इस छवि से बाहर निकलना भी उद्धव ठाकरे के लिए बहुत जरूरी था। उनके सामने आज 2 चीजें हैं, एक शिवसेना की छवि बचाना, दूसरा शिवसेना को टूटन से बचाना। तो दोनों चीजों में कितना उनको खोना पड़ेगा ये उद्धव ठाकरे ही जानते होंगे, या आने वाले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ये तय हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे को किसको खोना है। जो संजय राउत उनसे पहले प्रतिक्रिया दे देते हैं तो वो संजय राउत उनके राइट हैंड बने रहेंगे, या इसके अलावा कोई और जो लोग हैं जो अभी तक उनको सलाह दे रहे थे, क्या उस पूरे नेक्सस से वो बाहर निकल के आएंगे और जनता की नब्ज को फिर से फील करने लगेंगे। शिव सैनिकों के बीच में आकर के उनकी बातें सुनना, अपने विधायकों का जो विधायकों का दर्द है कि 2.5 साल में वो अपने मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए थे, उस दर्द को दूर करेंगे, उस पर मलहम लगाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में अभी 2 से 2.5 साल का समय है विधानसभा चुनाव होने में। न जनता चाहेगी न विधायक गण चाहेंगे कि इतनी जल्दी चुनाव हो, और होने भी नहीं चाहिए। एक चुनाव में काफी खर्च होता है, देश का एक अच्छा खासा बजट खर्चा हो जाता है। जब विधायक चुने हुए हैं और पार्टियां जब अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर के अपने विचारधारा से दूसरी तरफ जाकर के वो सरकार बना सकती हैं, तो अपने नैसर्गिक सहयोगियों के साथ में, स्वाभाविक सहयोगियों के साथ में मिलकर सरकार बनाने में क्या हर्जा है। राज्य के ऊपर एक आर्थिक बोझ डालने से बचना चाहिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कि घटनाक्रम को एक नटशेल में आप तक पेश करूं और उसमें थोड़ा सा विश्लेषणात्मक पुट रख दूं, ताकि समय समय पर जो अलग अलग स्रोतों से आपको जानकारी मिल रही है उस सब कड़ी को एक साथ आपके सामने परोस सकूं। और आपका समय अमूल्य है। इस विश्लेषण को अगर आप रोज सुनेंगे तो आपको पूरे दिन का घटनाक्रम पता चल जाएगा। मैं सोच तो रहा था कि आप लोगों के साथ में ऐसी घटनाओं का जिक्र करूंगा जिसमें विधानसभाओं
में सरकारें गिरी हैं, विधानसभाओं के बाहर बनी हैं, लखनऊ के कई किस्से हैं। अन्य आप मुंबई केस आप जानते ही हैं, आप हैदराबाद में एनटी रामाराव का केस आप जानते हैं। तो इस तरह से मैं आपको रिकॉल करना चाह रहा था, लेकिन ये एपिसोड लंबा होता जा रहा है, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये विश्लेषण मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।